हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कल हम लोगों ने 48 तक सॉल्व किया था, ठीक है। आज 49 से शुरू करने वाले हैं, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, सॉरी ब्यौरा देती है ना। तो बताइए ऐसी कौन सी है जो कि राज्यों के नामों की सूची एवं उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो हम सबको पता है कि शेड्यूल 1 ऐसा कहता है ना, ठीक है, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र और उसके राज्यों के बारे में बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर भारतीय संविधान की नवी अनुसूची परिवर्धित हुई है किसके द्वारा? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो हमें पता है कि आर्टिकल 19(1) में दी गई है, ठीक है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित हमें पता है ना कि आर्टिकल जो 24 है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है, जिसने ये बोला है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हम किसी भी कठिन कार्य के लिए या फिर किसी भी खतरे वाले कार्य के लिए कारखानों में नहीं लगा सकते हैं। ये हमारे कौन से आर्टिकल में बोला गया है? आर्टिकल नंबर 24 में बोला गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? बताइए धन विधेयक की परिभाषा किसमें दी गई है? तो हमारा आर्टिकल नंबर 110 में दिया गया है धन विधेयक की परिभाषा, ठीक है। उसके बाद हमारा 54 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो भारत के संचित कोष से संबंधित है। तो देखिए, भारत की संचित कोष का जो वर्णन है वो हमारा आर्टिकल 112(29) में भी किया गया है, 146(3) में भी किया गया है और 148(6) में भी किया गया है। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। फिर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो बताइए ऐसा कौन सा आर्टिकल है? बिल्कुल सही, हमारा आर्टिकल नंबर 123 जो है उसके तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है। फिर देखिए, हमारे लिखा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो हमारा आर्टिकल नंबर 124 जो है उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जैसा हम जानते हैं, ठीक है। इसका क्या तात्पर्य है? बताइए इसका क्या तात्पर्य है? बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। फिर भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो बताइए नागरिकता का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 5 to 11 में है, जो कि हमारा पार्ट 2 है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 भाग 2, ठीक है। बिल्कुल सही। और 1 से 4 तक में क्या है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक है। और 12 से 35 में क्या है? ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो कि पार्ट 3 है, ठीक है। फिर उसके बाद 36 से 51 तक क्या है? नीति निर्देशक तत्व, जो कि क्या है? पार्ट 4 है, ठीक है। फिर भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? बताइए कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, बिल्कुल सही। फिर देखिए, लिखा है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। बताइए किसके द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती है? तो यही, भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्रदान की जा सकती है। हम सबको तो पता है, काफी मतलब इजी सा क्वेश्चन है, कोई भी एलिमिनेट कर देगा। फिर देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका है, क्या तरीका है बताइए? बिल्कुल सही, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर हमें देशीयकरण द्वारा नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? काफी इजी सा क्वेश्चन है, बताइए छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? बिल्कुल करेक्ट, छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन है 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। सिक्किम भारत का अभिन्न अंग कब बना था? तो ये हमारा 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का अंग बना था। फिर लिखा है उत्तरांचल राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारा विशेष वर्ग का राज्य, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र को किसी भी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? बताइए कौन कर सकता है? ऑप्शन नंबर बी, संसद कर सकते हैं, ठीक है। मतलब
देखिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए 2 स्टेट है, अब उसे मिलाकर क्या करना है, 1 स्टेट करना है, या फिर 1 स्टेट है उसको मिलाकर क्या मतलब उसको तोड़कर क्या करना है, 2 स्टेट करना है। तो ये कार्य कौन करता है? संसद करती है। कौन करते हैं? पार्लियामेंट करती है। ये तो हमें याद ही है। फिर देखिए हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि भारत संघ नहीं है, ठीक है? पहला स्टेटमेंट है कि भारत संघ नहीं है और दूसरा क्या है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है, ठीक है? बताइए उसमें से कौन-सा स्टेटमेंट सही है और कौन-सा गलत है? देखिए, पहली बात तो ये भारत संघ नहीं है, ये तो बहुत एक्सट्रीम सेंटेंस है, उनको पता है कि भारत एक संघ है, हमने पढ़ा भी है, ठीक है? तो ये हमारा ऐसे भी रॉन्ग हो गया। तो अगर हम एक को रॉन्ग कर दे रहे हैं तो एलिमिनेट होकर हमारा जो आंसर है, वो निकल कर के आ रहा है कि एक गलत है परंतु आर सही है। फिर देखिए भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कि कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 258। आर्टिकल 258 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा जिससे कि कोई भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। फिर देखिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों में ऐसा उपबंध किया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ये चीज़ हमारा बोलता है आर्टिकल 24 में, आर्टिकल 24 में ऐसा बोला गया है, ठीक है? फिर देखिए भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ठीक है? और ये कौन-कौन से हैं बताइए? बिल्कुल सही, ये हमारा आर्टिकल 14 से लेकर 18 डी तक है, ठीक है? जिसमें कि समानता का अधिकार है। फिर देखिए लिखा है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 वो बोला है ना कि धर्म आदि के आधार पर विभेद अगर होगा तो उसका प्रोहिबिशन करता है, ठीक है? तो यह एक मूल अधिकार है। जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? समानता के अधिकार के तहत, ऑप्शन नंबर डी। फिर निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो ये हमारा आर्टिकल 19 जो है ना वो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है? जैसा हमें पता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19 में है जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है? फिर देखिए भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य करने के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन हेतु सक्षम किया गया है? तो ये हमारा है, देखिए सबसे पहले तो संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द भी ये चीज़ बोलता है, ठीक है? फिर है कि संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना बिल्कुल सही है। फिर है संविधान के अनुच्छेद 16 को मिलाकर पढ़ना, एक के साथ ही मतलब प्रस्तावना के साथ ही, ठीक है? फिर है कि ये तीनों सभी को मिलाकर पढ़ना, ठीक है? तो इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। लिखा है मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराइजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपके भी सारे क्वेश्चन सही ही होंगे। आपके कितने क्वेश्चन आज सही हुए हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।